हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस और आपका पेपर है अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट 1, यूनिट नंबर इज़ 2। तो हमारे सिलेबस में क्या गिवन है वो पहले मैं आपको बता दूं। तो सिलेबस में हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस के बारे में, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हमें पढ़ना है एक स्कॉलर के आइडियाज़ को। ओके, तो एक बुक है, बुक का नाम है आ हैंडबुक ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस टू लिटरेचर, 1966 में पब्लिश हुई फर्स्ट टाइम। इसके बाद कई सारे इसके अलग अलग एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। इसको लिखा था विल्फ्रेड ग्यूरेन ने, ये इसके ऑथर हैं। तो इस बुक में उन्होंने हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस के बारे में लिखा था, तो हमें वो पढ़ना है। फिर मैं आपको इन जनरल भी बताऊंगा हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल अप्रोचेस का मीनिंग क्या होता है। तो पहले इन जनरल बताऊंगा, फिर इनके आइडियाज़ भी साथ साथ में बताता रहूँगा, सेम ही चीज़ है। सो ये सिलेबस है, इस तरीके से गिवन है। ओके, ये जो बुक है ना, इसमें कई सारे चैप्टर है। तो मेरे ख्याल से थर्ड चैप्टर है इसमें हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल अप्रोचेस का। So, these approaches emphasize the importance of understanding the historical context in which a work of literature was created as well as the author's personal life and experiences। तो ये सारी बुक की बातें हैं, इसको अभी छोड़ते हैं। तो एक चीज़ समझो, तो ये अप्रोचेस का काम क्या है? ये जो अप्रोचेस हैं इसका क्या काम है, क्या नीड है, इसकी क्या यूटिलिटी है? तो यूटिलिटी ये है, इन अप्रोचेस को क्या किया जाता है, यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? जो कि स्कॉलर्स हैं लिटरेचर के, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिटरेचर के स्कॉलर्स यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? पर्पस क्या है? तो पर्पस है लिटरेचर को स्टडी करने के लिए। एक तो देखो, लिटरेचर हम ऐसे पढ़ते हैं कि हाँ, मज़े मज़े के लिए पढ़ते हैं कि मुझे ये नॉवेल बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं इंस्पायर हुआ, इससे मुझे मोटिवेशन मिली, ये पोइम पढ़ना अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग है। एक तो ये होता है। एक ऐसे पढ़ा जाता है, एक लिटरेचर को पढ़ा जाता है उसे स्टडी करने के लिए कि यार ये जो लिटरेरी वर्क है, ठीक है, ये जो लिटरेरी वर्क है ये कैसा लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, इसका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसे क्यों लिखा गया था, लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, इसे जो ये लिखा गया किस कंडीशन में लिखा गया, ऑथर ने ऐसा क्यों लिख दिया उस टाइम पीरियड में। तो ये सारी चीज़ों के जवाब जब हमें चाहिए हैं तो लिटरेचर की हमें स्टडी करनी होगी, लिटरेरी वर्क की स्टडी करनी होगी, फिर हमें ये सारी चीज़ों के आंसर मिलते हैं। अभी स्टडी जब हम करते हैं ना, तो हमारे पास कई सारी अप्रोचेज़ हैं, कई सारे अप्रोचेज़ के साथ हम स्टडी करते हैं। कोई हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ स्टडी करता है, कोई बायोग्राफिकल के साथ, कोई फॉर्मलिस्ट अप्रोच के साथ करता है, कोई फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ करता है, कोई मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ कर सकता है, कोई रियलिस्ट के साथ कर सकता है। बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जिनके साथ स्टडी की जा सकती है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर जो ये लिटरेचर है ना, लिटरेरी स्टडी कर रहे हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ का जवाब चाहिए, आपको इस चीज़ का आंसर चाहिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी के ऊपर और इसे लिखा क्यों गया था, तो आप समझोगे कि इसे क्यों लिखा गया और उस टाइम की सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो हिस्टोरिकल अप्रोच बेस्ट है कि नहीं, ठीक है। सो ये इस तरीके से अभी समझो इसे, अभी बुक की लैंग्वेज में समझना है हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है। हिस्टोरिकल अप्रोच फोकस करती है ऑन द आइडिया दैट वर्क ऑफ लिटरेचर कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट कंसिडरिंग द टाइम इन विच इट वॉज रिटन। ये कहते हैं अगर लिटरेचर को अच्छे से स्टडी करना है तो जिस टाइम पीरियड में ये लिखा गया था, अगर उस टाइम पीरियड की स्टडी नहीं कर रहे, यानी कि हिस्ट्री की स्टडी नहीं कर रहे, तो आपकी स्टडी किसी काम की नहीं है। अगर लिटरेचर को, लिटरेरी वर्क को अच्छे से समझना है तो उसकी हिस्ट्री पढ़ो, ठीक। ग्योरेन कहते हैं दैट लिटरेचर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्ट्स द सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ इट्स एरा। वो कहते हैं कोई भी लिटरेरी वर्क होता है, कोई भी लिटरेरी प्रोडक्ट है, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का ही प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक खास टाइम पीरियड का जो सोशो पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट है, वही क्या करता है, लिटरेचर को प्रोड्यूस करता है। जैसा सोसाइटी में जो हो रहा होगा,
जो हमारे कल्चर में हो रहा होगा, जैसे आज के टाइम पे कोई इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चल रही है, वही सारी चीज़ें तो हम बुक्स में लिखेंगे ना। इसके अलावा कोई और कहीं से थोड़ी ना कोई आइडिया आ जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। एनलाइटनमेंट का एरा आया तो लोगों ने क्या कहा, रिलीजन की जगह साइंस के पीछे लोग भागना शुरू किया कि साइंस अच्छा आंसर देती है हमें हर एक चीज़ का। तो इंटेलेक्चुअल एक मूवमेंट चल रही थी, एनलाइटनमेंट, तो उस तरीके का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। लोग, आप कह लीजिए कि लोग धर्म के पीछे जब लड़ाई करते हैं या धर्म का बहुत इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, तो उस टाइम पे धर्म से जुड़ा लिटरेचर पैदा होता है। आज के टाइम पे हमारे देश में नेशनलिज्म की बहुत बड़ी लहर चल रही है, तो आज के टाइम पे जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है वो नेशनलिज्म से एसोसिएटेड है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लिटरेचर आज के टाइम पे प्रोड्यूस करता है कौन? बॉलीवुड करता है मूवीज़ बना के, तो सारी मूवीज़ नेशनलिज्म पर है। तो समझ रहे हो, लिटरेचर उसी तरीके का प्रोड्यूस होता है जैसा जो कि उस टाइम पीरियड में हो रहा होता है। हो रहा होने का मतलब क्या? वहाँ की सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट में क्या हो रहा है। तो इसलिए उसको समझो ना, तभी पता चलेगा कि ये किस तरीके का लिटरेचर है और क्यों प्रोड्यूस हुआ। तो हिस्ट्री में पीछे जाओ कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। अगर प्लेटो की बुक पढ़नी है, रिपब्लिक, अगर आपको एरिस्टोटल, देखो एरिस्टोटल क्या है? पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं, यानी कि उन्हें पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा गया। लेकिन एरिस्टोटल ही कहते हैं कि जो स्लेवरी है, यानी कि लोगों को गुलाम बनाना, दास्तां, लोगों को दास बनाना, गुलाम बनाना, ये क्या है? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये राइट है। वो कह रहे हैं स्लेवरी इज नेचुरल। तो आप कहोगे यार, जिस बंदे को पॉलिटिकल साइंस और पता नहीं किस किस का आप फादर कह रहे हो, साइंटिस्ट कह रहे हो पहला, वो बंदा कह रहा है स्लेवरी इज नेचुरल, गुलामी वो कहता है कि एक नेचुरल चीज़ है, अच्छी चीज़ है। आप कहोगे ये कैसी बेवकूफ़ियत वाली बात है। तो आपको उस टाइम के सोसाइटी के बारे में, जब आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, उस टाइम पीरियड का सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट आप पढ़ते हो, आपको पता चलता है कि उसने ये बात क्यों कही। समझे? अभी मिल गया ना आपको आंसर कि लिटरेचर क्यों प्रोड्यूस हुआ उसी तरीके का उस टाइम पीरियड की स्टडी के बाद। ये बातें हैं। Historical context. Guerin emphasizes the importance of examining social, political and cultural conditions that influence the text. बात हो गई. For instance, understanding the Victorian era's values would provide deeper insight into Charles Dickens' novel. चार्ल्स डिकन के नॉवल अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो विक्टोरियन एरा को समझो, उस टाइम की वैल्यू समझो, उस टाइम पे क्या लोगों की सोच थी। सेम जो मैंने आपको एरिस्टोटल वाला एग्जांपल दिया, सेम चीज़, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, वो कहते हैं कि लिटरेचर में ना हिस्टोरिकल इवेंट्स के ही क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन होते हैं। अभी एक दो दिन पहले पढ़ा रहा था मैं, जॉन ड्राइडन की एक पोएम है, अभी पोएम का नाम नहीं याद आ रहा, एब्सलोम एंड एकिटोपल। तो ये उस टाइम, ये पोएम का नाम है, उस टाइम पे जो आप कह लो कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था, चार्ल्स सेकंड और उसके बच्चों के साथ जो भी प्रॉब्लम थी, उसी को लेकर तो उसने पोएम लिखी थी ना। तो आज आप कहोगे ये पोएम का क्या मतलब है? उस टाइम पे ये रेलेवेंट थी। लिटरेचर ऑफन सर्व्स एज अ मिरर टू इट्स टाइम, आज के टाइम को मिरर करता है। जैसे लोग कहते हैं कि यार आजकल तुम कैसे गाने सुनते रहते हो, भाई आजकल का कल्चर ऐसा है, आजकल के लोगों की नीड ये है, नीड कह लो कि ये सोच ऐसी है, तो वही तो रिफ्लेक्ट हो रहा है गानों में। ग्यूरिन आर्ग्यू करते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट लाइक द वॉर्स, रेवोल्यूशन और सोशल चेंजेस ऑफन फाइंड देयर वे इनटू लिटरेरी वर्क्स वेदर एक्सप्लिसिटली और सटली। तो वो कहते हैं कि जो भी हमारी हिस्ट्री में उस टाइम पीरियड में जो भी हो रहा था ना, जो भी लोगों की सोच थी, जो भी लोग कर रहे थे, वही चीज़ लिटरेचर में देखने को मिलती है। ओके, अगली चीज़ क्या है? ज़ीज़ाइस्ट स्पिरिट ऑफ द एज। द आइडिया दैट लिटरेचर रिफ्लेक्ट द प्रिवेलिंग आइडियाज, बिलीफ एंड इमोशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरा। एक टाइम पीरियड एरा में जो भी लोगों की सोच, आइडिया, बिलीफ सिस्टम होता है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है लिटरेचर। इज द सेंट्रल टू द हिस्टोरिकल अप्रोच। ग्यूरिन एडवोकेट फॉर स्टडिंग द ज़ीज़िस्ट, अब ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे अच्छे से नहीं पता, टू बेटर कॉम्प्रीहेंड हाउ अ वर्क रेजोनेट विद इट्स ऑडियंस ड्यूरिंग इट्स टाइम्स। कि अगर आपको समझना है लोगों के साथ उसका क्या इम्पैक्ट था, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, उसका लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, लोगों के लिए वो क्यों लिखा गया, ये सारी चीज़ें समझनी है ना, तो उस टाइम की स्पिरिट ऑफ द एज, लोगों की उस टाइम पे क्या सोच चल रही थी। 1940s 1930s हमारे लोग क्या थे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार रहते थे। उस टाइम पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी, वो स्पिरिट ऑफ द एज थी। उस टाइम पे ऐसे ही गाने बनते थे, फिर पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल, ये गाने बनते थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
ये गाने कह लो, कुछ कह लो, जन गण मन अधिनायक जय है, पोइट्री है ना ये सारी चीज़, ठीक है। स्वराज इज़ माई राइट एंड आई शैल हैव इट, ये सारी चीज़ें, ये विचार आज क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आज वो क्या है, स्पिरिट ऑफ द एज आज वो नहीं है, तब थी। ठीक, चलो तो ये पार्ट नंबर 1 यहीं पे कंक्लूड करते हैं। पार्ट नंबर 2 में यहाँ से आगे फिर और पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। सो अगर एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। इस वीडियो का भी जो पार्ट नंबर 2 है वो आपको मिल जाएगा हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर, जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा एमए इंग्लिश लिटरेचर बता दिया मैंने आपको, जितने भी सेमेस्टर है, जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के ऊपर वीडियोस प्लस नोट्स अवेलेबल हैं ऐप और वेबसाइट के ऊपर, जाके आप देख सकते हो। लिंक कहाँ पे है? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। ये नंबर भी गिवन है, अगर कुछ ना समझ आए तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेना डायरेक्टली। ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।